नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक 15 घंटे के बाद देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में असली हाइड्रोजन विस्फोट 20 जुलाई को होगा, जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। मोदी सरकार मॉनसून सेशन में डिलिमिटेशन बिल के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन बिल को दोबारा संसद में पेश कर सकती है। इस खबर के आने के बाद मोदी विरोधी कैंप में जबरदस्त पैनिक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है और मोदी से कहा है कि सरकार जो भी बिल ला रही है उसे संसद में पेश करने से पहले विपक्ष को बिल स्टडी करने का मौका दिया जाए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि मोदी सरकार ने लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है, ऐसे में वो कोई भी बिल आसानी से पास करा सकती है। तो क्या ऐसा ही होने जा रहा है? मोदी विरोधी खेमे की घबराहट को इस रिपोर्ट में समझिए। परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन, सेंसस, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण और सेंसस, क्या इन चारों को नरेंद्र मोदी ने कर लिया है लॉक? क्या 20 जुलाई के बाद राहुल को, अखिलेश को, ममता को, उद्धव को, मोदी के हर विरोधी को लगेगा शॉक? मोदी सरकार ने सबकी फाइल रेडी कर ली है। मोदी सरकार 1 या 2 राज्य के चुनाव की तैयारी नहीं कर रही। प्रधानमंत्री सबसे बड़े चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी एक साथ 543 नहीं 850 लोकसभा सीटों पर अपने अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी एक साथ 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 4123 विधानसभा सीटों पर नहीं, मोदी एक साथ 6180 से 6197 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? भाजपा के पास अपने लक्ष्य है, अपने संकल्प है, पर लगातार काम हो रहा है और हमारा मिशन अभी भी जारी है। नरेंद्र मोदी का वर्क इन प्रोग्रेस है। मिशन जुलाई जारी है। यह 2029 की तैयारी है। 20 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 के बीच के 25 दिन नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मनों पर बहुत भारी हैं और इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। मोदी और शाह के जुलाई वाले प्लान से विपक्षी खेमे की बेचैनी अभी से बढ़ गई है। मोदी 20 जुलाई के बाद क्या करने वाले हैं? शाह के साथ मिलकर कौन कौन सा बिल लेकर आने वाले हैं? यह सोच सोच कर ही सबके पसीने छूटने लगे हैं, सबके हाथ पैर फूलने लगे हैं। सबको अचानक से अपना अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा है। 2 लोग जिनको करना है, 2 नेता वो करते हैं। होता है जो 2 लोगों की मनमर्जी, जो बुलडोज कराना चाहते हैं वो करते हैं। गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं, परिसीमन विधेयक, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। अस्तित्व खतरे में है। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये पूरी तरीके से इस देश की व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। अभी तो बहुत लड़ाई लड़नी है हम लोगों ने। सबसे खतरनाक मुद्दा इस देश के सामने जो खड़ा हुआ है वो है कि किस तरह से 2/3 बहुत मिलके हिंदुस्तान का ढांचा ही बदल दो। वो तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी। विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी में 20 जुलाई से 13 अगस्त के 25 दिन वाले पैनिक का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को आनन फानन में एक चिट्ठी लिख दी। सरकार डिलिमिटेशन के साथ साथ जो दूसरे बिल लेकर आने वाली है उसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड कर दी। बिल संसद में इंट्रोड्यूस होने से पहले बिल को स्टडी करने की मांग कर दी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कच्चा काम नहीं करते, गलतियों से सबक लेते हैं और फुल प्रूफ प्लान के साथ दोबारा मैदान में आते हैं। मोदी और शाह ने अप्रैल 2026 की चूक से सबक ले लिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 25 दिन तक चलने वाला मॉनसून सेशन न सिर्फ देश की सियासत में गेम चेंजर होने वाला है, बल्कि इसका असर 2029 में भी दिखने वाला है। मोदी विरोधी पार्टियों में सबसे ज्यादा हलचल इस बात को लेकर है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि क्या कहीं मोदी सरकार संसद के अगले सत्र में डीलिमिटेशन बिल के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन का बिल तो लेकर नहीं आ रही? वन नेशन वन इलेक्शन बिल को 2024 के विंटर सेशन में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के तीखे विरोध के कारण इसे जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी के टेन्योर को मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन यानी 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब सवाल यह है कि अगर जेपीसी 10 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंप देती है तो क्या सरकार उस रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को शामिल करके मॉनसून सेशन में ही संशोधित बिल ला सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सरकार सत्र के आखिरी 4 दिनों में इसे पास करा पाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन को जमीन पर उतारने की कवायद कितनी तेज है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसका रोड मैप तैयार कर रही संसद की संयुक्त समिति 13 जुलाई को लखनऊ पहुंची। यूपी के अलग अलग स्टेक होल्डर से मिलकर इस पर सलाह मशविरा किया। मॉनसून सत्र से ठीक पहले जेपीसी का लखनऊ पहुंचना साफ साफ हिंट दे रहा है कि कुछ तो होने वाला है। आज वन नेशन और वन इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव होना देश के लिए बहुत जरूरी है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का हमारा काम है पार्लियामेंट को रिपोर्ट देना, बिल को एग्जामिन करना और हमारी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को देना। ये पार्लियामेंट का काम है। अगर पार्लियामेंट 2028 में एक्सेप्ट कर लेती है तो 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। जेपीसी के चेयरमैन के मुताबिक पूरे देश में चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ एक साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक पेच है। बिल में यह प्रावधान है कि 2029 में नई लोकसभा बनने के बाद राष्ट्रपति की तरफ से पहले बैठक में एक फिक्स तारीख की नोटिफिकेशन जारी होगी। उसके बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे उनकी अवधि 2034 के लोकसभा चुनाव के साथ खत्म हो जाएगी। यानी अगर 2031 में किसी राज्य में चुनाव हुए तो उस विधानसभा की अवधि सिर्फ 2034 तक रहेगी, यानी सिर्फ 3 साल। इसका मतलब ये कि 2034 वो साल होगा जब पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति बनी है। वो समिति पूरे प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में घूम करके सबकी राय ले रही है और मानसून सत्र में ये पेश होगा और वो पास भी होगा, लोग पास करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत से राज्यों में जब अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो बहुत से राज्यों में 4 साल में चुनाव होगा, बहुत से राज्यों में 3.5 साल 4 में चुनाव हो जाएगा। तो ये देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी बात होगी। ये आज हो, 6 महीना बाद हो, 6 साल बाद हो, लेकिन इसको होना चाहिए। चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन एक संवैधानिक संशोधन बिल है, इसलिए इसे पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, यानी दोनों सदनों में मौजूद और वोटिंग करने वाले सदस्यों का 2/3। जब दिसंबर 2024 में बिल जेपीसी को भेजा गया था, तब 269 वोट सरकार के पक्ष में और 198 विरोध में पड़े थे। मगर तब से लेकर अब तक, यानी जुलाई 2026 तक संसदीय अंक गणित बदल चुका है। एनडीए मजबूत और विपक्षी इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ गया है। खासकर अप्रैल 2026 के बजट सत्र के बाद से राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर हुआ है कि संसद की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के बेहद करीब है। बीजेपी के अकेले की ताकत अब 117 सदस्यों तक पहुंच गई है और वो राज्यसभा में बहुमत हासिल करने से सिर्फ 6 सीट दूर है। एनडीए की कुल ताकत 152 तक पहुंच गई है। टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी से आने वाले सदस्यों की वजह से राज्यसभा में एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है और एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अब सिर्फ 14 सीट दूर है। इस बीच कुछ घंटे पहले ही वीसीके के प्रमुख थिरुमावलवन ने डीएमके और बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि डीएमके का बीजेपी के साथ गठबंधन या हाथ मिलाने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो राज्यसभा में भी 2/3 का रास्ता क्लियर हो जाएगा। लोकसभा में पहले ही एनडीए 360 के पार जाती दिख रही है। लोकसभा में डीएमके के 23 सांसद हैं, राज्यसभा में डीएमके के 8 सांसद हैं। मोदी जिस रफ्तार से एनडीए का कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं, इंडी में रही पार्टियों को अपने करीब लाते जा रहे हैं। बिल पास कराने के लिए जरूरी
2/3 बहुमत के लिए जिस तरह डीएमके जैसी पार्टियों को अपने पाले में लाते जा रहे हैं, उससे मोदी के सियासी दुश्मनों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। 20 जुलाई से पहले ही मोदी विरोधी खेमे में भूकंप के झटके लगने शुरू हो गए। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। विपक्ष को खास तौर से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको समझ लेना चाहिए कि उनका अस्तित्व खतरे में है और काफी कमजोर हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन को मजबूती से के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और राहुल गांधी जी को आगे रख करके उनके नेतृत्व केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नेतृत्व को और मजबूत होकर के बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त दिया जाए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। टीएमसी से और टूट भी होगी। अब राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार करें और यूनाइटेडली पूरा इंडिया गठबंधन पूरे देश में लड़ाई लड़े। अगर रीजनल पार्टीज मजबूती से साथ खड़े हो जाए तो बहुत कुछ रोका जा सकता है। जो कुछ हो रहा है लोकतंत्र के हित में नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और करने वाले भाजपा और उनके दो नेता हैं। मेरा मानना है कि इस देश में तो पहले भी था 1 नेशन 1 इलेक्शन। मिड 60s में वो साइकिल कैसे टूटा, और अब अगर वो साइकिल टूटेगा तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या प्रॉक्सी सरकार चलाई जाएगी? जन भावनाओं के ठीक विपरीत जा करके उसका खिलवाड़ करके, हालांकि जिसमें इनको पीएचडी हासिल हो चुकी है। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन के पीछे ये मंशा है तो यकीन मानिए लोकतंत्र आहत होगा। सरकार जो थोपना चाहती है, जो कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी, ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान की संघीय ढांचे को ध्वस्त कर देंगे। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन ये पूरी तरीके से इस देश की व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। इस बीच मोदी विरोधियों की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर आ गई है और वो खबर चुनाव आयोग ने दी है। चुनाव आयोग ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में जेपीसी को बताया है कि अगर 6 महीने पहले नोटिस दिया जाए तो वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए तैयार है। इस लिहाज से अगर मोदी सरकार 2028 में कानून पारित करने में कामयाब हो जाती है तो चुनाव आयोग 2029 में भी 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने की स्थिति में होगा। कहते हैं ना, मुसीबत बोलकर नहीं आती, एक साथ आती है। इस वक्त विपक्ष भी ऐसी ही मुसीबतों से घिरा है और राहुल, अखिलेश, ममता, उद्धव जैसे नेताओं की टेंशन बढ़ाने का काम अमित शाह कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि जुलाई में शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में डीलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल एक बार फिर से पेश किया जाए। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से बंटवारा। जनगणना के बाद ये प्रक्रिया शुरू होनी है। अमित शाह इसीलिए अप्रैल 2026 से ही लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत का गणित सुलझा रहे हैं, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए। भारत की नई जनगणना का काम पहले चरण में चल रहा है। ये दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाना है।
नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भरा था। इसमें नागरिक खुद अपनी और परिवार की जानकारी भर सकते हैं। इसके अलावा जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरे चरण में लोगों की गिनती, जाति, भाषा, शिक्षा, रोजगार की पूरी जानकारी ली जाएगी। जातिगत जनगणना भी इसी के साथ होगी और पूरा डेटा 2027-28 तक आने की उम्मीद है। पूरा डेटा आने के बाद सरकार एक नई डीलिमिटेशन कमीशन बनाएगी। हर राज्य को उसकी आबादी के अनुपात में लोकसभा और विधानसभा सीटें दी जाएंगी। 50% बढ़ोतरी वाला मॉडल लागू हो सकता है, जिसका जिक्र अमित शाह ने अप्रैल में किया था। इस आधार पर वर्तमान में 543 लोकसभा सीटें 50% के इजाफे के साथ 815 सीट हो जाएगी। हालांकि सरकार ने इसे राउंडेड अपर लिमिट में 850 तक रखा है। रही बात विधानसभाओं की, तो वर्तमान की कुल 4123 विधानसभा सीटें 50% के साथ बढ़कर 6185 विधानसभा सीटों तक पहुंच जाएंगी। यानी सबके लिए विन विन सिचुएशन है, किसी राज्य को कोई नुकसान ना हो। मोदी सरकार उसी प्लान पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जो मानने को रेडी ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे। तो विधेयक को लेकर मुझे ऐसा कोई विधेयक नहीं दिखता जिसका हम समर्थन कर सकते हैं। ये जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, दोनों बर्खास्त करने वाली, डिसमिसल वाली और परिसीमन वाली, डिलिमिटेशन वाली, इसका तो हम पूरा 100% इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस वही गलती कर रही है जो उसने अप्रैल 2026 में की थी। उस वक्त मोदी सरकार के पास संख्या बल नहीं था, लेकिन आज मोदी सरकार के पास नंबर्स भी हैं और मॉनसून सत्र मोदी के विरोधियों के लिए खतरे की घंटी है। पीओके पर आखिरी फैसला होने में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। 21 जुलाई की तारीख निकली है। इसी दिन पाकिस्तान या तो सरेंडर करेगा या पीओके से उसका सफाया हो जाएगा। पीओके में कम से कम 10 लाख लोग या तो सड़कों पर हैं या धरने पर हैं। ये सारे लोग जिस वक्त मुजफ्फराबाद की ओर कदम बढ़ा देंगे, इस्लामाबाद में भूकंप आ जाएगा। इसी खौफ में मुनीर की फौज पीओके में दनादन गोलियां बरसाई जा रही है। पीओके का धमाकेदार अपडेट इस रिपोर्ट में है। 21 जुलाई को पीओके। पीओके जब रोके नहीं रुका, मुजफ्फराबाद की ओर काफिला निकल पड़ा तो मुनीर धमकी पर उतर आया। पीओके को मुनीर की धमकी। पाकिस्तानी फोर्सेस के जारादारी से हम डर कर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई ये समझता है कि हम डर कर मसलियत का शिकार होंगे तो ये उनकी भूल है। मुनीर ने पीओके को छलनी कर दिया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज रियासत जम्मू और कश्मीर में हर गांव चली है तो और जितने भी शोदान जिले की गोलियां मारिया गई और रेंजर्स गोलियां मारिया। जिस भयानक तरीके से इन्होंने वहां जुल्म और बर्बरियत की है, फिर जो सैकड़ों की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग शहीद हुए वहां पे। इंटरनेट बंद है, बिजली कई जगहों से बंद है, राशन वहाँ पर गायब है, दुकानें बंद हैं। मतलब कि कश्मीर के अंदर हालात बहुत ही ख़राब कर दिए हैं। जितना भी जो देर ऐसे हालात
चलेंगे तो उतना ही नुकसान पाकिस्तान के रेपुटेशन पे, पोजीशन पे होगा। पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया में तो पहले ही धुल चुकी थी। अब पीओके ने भी पूरा धोकर रख दिया। मुनीर और उसका चमचा बिलावल बिलबिलाते रह गए और पीओके धड़धड़ा कर निकल पड़ा। ये वतन वाला नारा जो है वो ये वतन वाला नारा पाकिस्तान के मिनिस्टर कहते हैं, इनके नारे सुनिए, कहते हैं ये वतन हमारा है, हमारा वतन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन है, हमारा ही वतन है, हमारे अलावा किसी का वतन नहीं है। ये वतन इसकी हिफाजत, इसकी हिफाजत, इसकी खातिर, इसकी खातिर और इसकी हुकूमत, इसकी हुकूमत, इसकी हुकूमत, इसकी हुकूमत। रावलाकोट के इस ईदगाह मैदान पर करीब 1.5 लाख लोग जमा हैं। धूप हो या बारिश हो, 1.5 लाख की ये भीड़ टस से मस होने को तैयार नहीं है। भिंबर से काफिले निकले हैं, मीरपुर से काफिले निकले हैं और नीलम घाटी से काफिले निकले हैं। इन तमाम काफिलों को मिलाकर कम से कम 6 लाख लोग सड़कों पर हैं। इसके अलावा पीओके के गांव-गांव में पाकिस्तान के खिलाफ रैलियां, धरने और जुलूस के कार्यक्रम चल रहे हैं। इन लाखों लोगों को पाकिस्तान की फौज धमकी दे रही है। कहा जा रहा है कि फौज के खिलाफ कुछ भी बोला तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा कश्मीर के अंदर से या पाकिस्तान में से, कोई कारकुन हो, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे अफवाज जो हमारे सरहद महफूज रखते हैं, तो वो हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुनीर की खुद पीओके में कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही तो अपने चमचे बिलावल को रैली निकालने भेज दिया। बिलावल की क्या हैसियत है, ऐसे समझिए। पीओके में बिलावल की रैली में खींच तान कर 150 लोग शामिल हुए और उधर रावलाकोट के धरने में 1.5 लाख लोग बैठे हैं और बिलावल जैसे नेताओं को धिक्कार रहे हैं। आज रियासत जम्मू और कश्मीर ना हर गांव छली है, रियासत जम्मू और कश्मीर ना हर शहर छली है। अच्छा मुस्तखाराबाद लई का नीलम तो भर तक कोई भी ऐसी तहसील, ऐसा जिला नहीं है कि जिसमें अंदर शौदा मौजूद ना हो। तो जितने भी शौदार जिन्हें गोलियां मारिया गई और रेंजर्स गोलियां मारिया और उन्हें 53 उन्हें लिखी का दिता है। इस असम्बली में अंदर और डॉक्यूमेंट मौजूद है। तमाम असम्बली मेंबरान, तमाम ऑल पार्टीज लिखी का असा की लिखी का दिता है कि इन्हें की गोलियां मारिया जान। गोलियां चलाने से मुनीर जरा भी नहीं हिचकिचा रहा। रैलियों में जाने वालों को घात लगाकर मारा जा रहा है। लाखों की भीड़ के सामने जाने की फौज की हिम्मत नहीं है, इसलिए मुनीर के फौजी लुक छिप कर कश्मीरियों का कत्ल कर रहे हैं। ये बात नहीं होने दे रहे, मीडिया को नहीं जाने दे रहे। हमारे कई मीडिया के साथी जो है उन्होंने जाके वहां से रिपोर्टिंग की कोशिश की, उनको अरेस्ट कर लिया, कुछ को वापस भेज दिया। तो ये छुपा क्या रहे? कोई बात तो है ना जो छुपाई जा रही है। ये दो चीजें छुपा रहे हैं ना, एक तो ये छुपाना चाह रहे हैं अवाम की राय। नंबर 2, जिस भयानक तरीके से इन्होंने वहां जुल्म और बर्बरियत की है, फिर जो सैकड़ों की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग शहीद हुए वहां पे, वो भी फिर उनके घर वालों के इंटरव्यू भी करेंगे लोग, तो इसलिए ये उनको वहां नहीं जाने दे रहे। पीओके की कुल आबादी 43 लाख के करीब है। इसमें से करीब 3 लाख लोग धरनों में बैठे हैं, 6 लाख लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और करीब 15 लाख लोग गांव-गांव प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी पीओके की करीब 60% आबादी सीधे पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। मेरा नाम
मारूफ और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए। एक्शन कमेटी ने ऐसा क्या गलत किया? वो तो हमारे अवाम के हक के लिए आवाज उठाए और वो कह रहे खबरों में कह रहे हैं और धरने यहाँ तक रेंजर्स भी कह रहे हैं कि अगर जो लड़के हो जो बच्चे एक्शन कमेटी में आए हुए अगर वो पीछे ना गए, उनके पेफॉर्म्स नहीं माने जाएंगे, उनकी चीजें नहीं मानी जाएंगी, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बनेंगे। ये पेफॉर्म है हमारे, अगर हमारे पेफॉर्म नहीं माने जाएंगे चाहे आप उसके पेफॉर्म अपनी मर्जी से जिया, आपके पेफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं है। पिछले 42 दिनों के आंदोलन में पीओके से पाकिस्तान का पत्ता साफ हो चुका है। पाकिस्तान ने राशन बंद किया तो पीओके ने कहा कि हम भारत से राशन ले लेंगे। पाकिस्तान ने रास्ते रोके तो पीओके ने कहा कि हम श्रीनगर का रास्ता खोल लेंगे। पाकिस्तान ने अलग थलग करने की कोशिश की तो पीओके ने दो टूक कह दिया कि हमारे पास दूसरा विकल्प भी मौजूद है। बैंक्स बंद हैं, इंटरनेट बंद है, बिजली कई जगहों से बंद है, राशन वहाँ पर गायब है, दुकानें बंद हैं। मतलब कि कश्मीर के अंदर हालात बहुत ही ख़राब कर दिए हैं। इतने ख़राब कर दिए हैं कि अब ईदी फाउंडेशन को वहाँ पर इमदाद लेके जाना पड़ रहा है। वो वहाँ इमदाद लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और उनके साथियों से गुजारिश कर रहे हैं कि बुराए करम वहाँ पर हमें मदद की जाए। ये ना हो कि हमें भी चुक कर आप अंदर दे दें। पीओके ने 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद असेंबली पर कब्जे की कॉल दी थी, उसे अब 21 जुलाई कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि आंदोलनकारियों से चुपचाप बातचीत चल रही है। यह बातचीत कोई और नहीं, खुद फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर ने की है। पता है वो क्या ख्वाब देख रहे हैं? पता है इतने दिनों से वो क्या ख्वाब देख रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि मुझे आपको शिकस्त दे के कश्मीर को सफाई से मिटा देंगे। हमने कहते हैं तुम्हारे ख्वाब नहीं पूरे हो सकते, कश्मीर नहीं खत्म हो सकता। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन, लोगों की राय का एहतराम करो, लोगों के मुतालबात मानो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आवाम तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं देंगे, कोई किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है। फौजी जर्नैलों का करनैलों का कोई काम नहीं है कि वो आवाम की हुकूमत चलाएं। उनका कोई काम नहीं है कि वो इलेक्शन करवाएं। उनका कोई काम नहीं है कि वो लोगों के ऊपर जबर मुसल्लत करे रखे। यानी एक तरफ पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए मुनीर पीओके को धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ चुपचाप उन्हीं के सामने सरेंडर कर रहा है। लगे हाथ मुनीर की कठपुतली पीओके में छिड़ी बगावत के पीछे भारत को दोष दे रही है। यकीनन जो आज़ाद कश्मीर में पिछले महीने से अब सूरत हाल है वो बहुत परेशान कुन है। चाहे वो भारत अपने एजेंट्स को, अपने नुमाइंदे को हमला करने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पाकिस्तान के अफवाज उनको जवाब दे रहे हैं। कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है स्टेट को, रियासत सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। जितना भी देर ऐसे हालात चलेंगे तो उतना ही नुकसान कश्मीर कॉज को होगा, उतना ही नुकसान पाकिस्तान के रेपुटेशन पे, पोजीशन पे होगा। भारत का नाम घसीटने और अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुनीर ने एक ऐसा भी तमाशा किया है जिस पर खुद पाकिस्तानी हंस रहे हैं। रावला कोर्ट में भारत की 100 और 10 रुपए की फेक करेंसी देकर मुनीर ने अपने एक जासूस को भेजा था ताकि वो आंदोलनकारियों की जेब में ये नोट चुपचाप डाल दे और बाद में उसे गिरफ्तार करके भारत का एजेंट होने का झूठा नैरेटिव बना सके। लेकिन जासूस ने खुद ही पोल खोल दी। मेरा नाम एहतशाम है, 96 मेरा बेल्ट नंबर है। मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावला कोर्ट ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जल्द से मैं इसको ड्रॉप करूँ। और मैं यहाँ पे इनके पास हूँ। इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पर, और पुरअमन लोग हैं, ये अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और ये बयान मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ और ये सच है। मुनीर के पास सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। इन 7 दिनों में वो या तो पीओके के सामने सरेंडर करेगा या फिर खून की नदियां बहाएगा। दोनों ही सूरतों में पीओके पाकिस्तान के हाथ से शर्तिया जाएगा।